Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Here we are with yet another episode on MCAT solutions. So in this particular video, we are going to solve the DILR section of AIMCAT 2306. Now first of all, let us discuss our result. So basically, first of all, let me tell you like what I achieved. So DILR जो है उसमें मैंने पूरे अटेम्प्ट कर पाया था, 18 सही थे, 2 गलत थे एंड आई गॉट 99.96 परसेंटाइल. QA में क्वांट में मेरा 17 सही था, 2 गलत था, मेरा स्कोर आया 50 और मेरा परसेंटाइल था 99.82. फाइन. सो बेसिकली यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ, किस तरह से ये पॉसिबल है, वाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट एंड वॉट एग्जैक्टली शुड यू डू. जो हमारा टाइम है उसको हम किस तरह से परफेक्टली मैनेज करें, हमारे बेसिक्स क्लियर करें कि जिससे हमारा भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ पाए, उसी के ऊपर ये पूरी चीज़ है. तो हम ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और मेनली वो स्ट्रेटेजी भी, जहाँ जहाँ पे मेरा इनपुट है वो मैं आपको देता रहूँगा. ठीक है. सो देखिए DILR सेक्शन के और आगे बढ़ते पहले क्वेश्चन के साथ. देखिए अगर आपने ये क्वेश्चंस किए सो ऑफ कोर्स यू नो द क्वेश्चंस आपने पहले किए भी होंगे. अगर आपने MCAT दे के रखा है या एटलीस्ट जब MCAT का रिजल्ट आया तो अगर आपके जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे वो भी एनालाइज करने हैं. ठीक है. चलिए अभी मैं आगे थोड़ा हट जाता हूँ. यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए इन क्वेश्चंस को. ठीक है. देखिए ये आपका डिटेल था फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 4. यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4. फाइन. तो आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन के ऊपर से आप पूरा सॉल्व कीजिए और पीछे जाइए और वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. फाइन. देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखा आई अंडरस्टूड लाइक 4 क्वेश्चन का सेट सबसे इजी रहता है और सबसे पहले 4 क्वेश्चन का सेट उठा ही लेना चाहिए. फाइन. और या तो जो भी देखिए आपके सामने जो सेट आता है ना, पहली चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि चारों सेट देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, 5 मिनट आपके बिगाड़ते हैं. दैट इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम. वो मत कीजिए. समझ में आ रहा है. आप अपने आप को एक स्ट्रेस में डाल रहे हो. देखिए जैसे आप पहला क्वेश्चन देखते हो, चाहे वो 4 का है चाहे वो 6 का है, अगर आपसे लगता है कि इट इज डूएबल, जस्ट गो फॉर इट. डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट द अदर क्वेश्चंस. व्हाई? एक सिंपल फंडा समझाता हूं. अगर डूएबल है, अगर आपको लगता है इजी है, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना दूसरे क्वेश्चन देख के, है ना. टाइम इज ऑफ द मोस्ट एसेंस. तो यहाँ पे देखिए वापस समझाता हूँ. अगर आपको लगता है 4 सेट का क्वेश्चन देखते, आपको लगता है 10 मिनट के अंदर तो गारंटी से हो जाएगा, जस्ट गो फॉर इट. 6 का देख तो आपको लगता है 12-13 मिनट में गारंटी से हो जाएगा. इन बोथ द केसेस, चाहे आप 4 वाला करो 6 वाला करो, अगर आपको लगता है ये डूएबल है, इजी है कंपैरेटिवली, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सर्चिंग फॉर इजियर क्वेश्चंस. अगर वो इजी है फेयर इनफ, जस्ट गो फॉर इट. अगर आपको लगता है सर 20 मिनट में हो जाए 6 का सेट, बहुत टफ है, जस्ट स्किप इट. राइट. जो इजी दिखता है, अगर एक चीज इजी दिख जाए देन डोंट लुक फॉरवर्ड, उसको जस्ट वहीं पे खत्म करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, व्हेन यू समथिंग अंडर योर बेल्ट, आप बहुत खुश होते हो, आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. जबकि ऑन द सेम टाइम जब आप अलग अलग क्वेश्चंस देखने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट स्ट्रेसेस यू आउट. फाइन. तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखा मैंने सॉरी अबाउट दैट, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, 4 क्वेश्चन तो है इसमें और ये ग्राफ भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं ना, तो बहुत इजी लगना चाहिए. चलिए जैसे मैंने देखा, बोला ठीक है चलो A से D और F 1 वे रोड है, D F E 3 रोड्स है ना. तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ. चलिए भाई, अगर यहाँ पे A है, ठीक है, कौन कौन से थे भाई, यहाँ पे वापस एक बार देख लेते हैं, D F and E. तो ठीक है भाई, यहाँ पे D 1 वे, F 1 वे, E 2 वे था ना, तो मैं एक बनाऊंगा. अच्छा यहाँ से यहाँ भी जाया जा सकता है, यहाँ पे एक 2 वे रोड है. फेयर इनफ, सिंपल है, सिंपल ग्राफ है ना. ये बेसिक स्ट्रेटेजी है, दिस इज हाउ आई वुड डू इट. सो D F और E हो गया. B से F G और C जा सकते हैं. B से F G एंड 2 वे वाला है C. ठीक है भाई, B से F G, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कहीं पे B बना देते हैं. F और G 1 वे है, ठीक है, और B से C 2 वे है. ठीक है भाई, B से C 2 वे है, तो यहाँ पे कहीं पे बना देते हैं. ये 2 वे हो गया, यहाँ से दोनों तरफ जाया जा सकता है. ठीक है भाई, आगे देखते हैं. C से D E 1 वे है, B 2 वे तो आ गया है ना, पर C से D E दोनों 1 वे है. C से D और E दोनों 1 वे है.
सी से डी वन वे है, सी से ई वन वे है, फेयर इनफ, ठीक है। डी से एफ वन वे है, डी से ई टू वे है, ओके। डी से एफ वन वे है, डी से एफ वन वे है, सॉरी, एंड डी से ई, तो एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, टू वे, फेयर इनफ। ई से बी और जी दोनों वन वे पहले तो बनाने, ए और डी तो आगे चले गए, मतलब वो टू वे तो वुड बी टेकन केयर ऑफ। ई से बी और जी वन वे है, ठीक है। ई से बी और जी, ई से बी वन वे है, ई से जी वन वे है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये ए डी वाला बनाया नहीं मैंने, क्योंकि ए और डी आगे आ ही गए, आपको दिख ही जाएगा। ए और डी जो ई से जा रहा है, टू वे यहाँ से, सॉरी कहाँ से था, सॉरी एक सेकेंड, ई से ए और डी टू वे रोड है ई से, तो देखिए बन ही गए होंगे, क्योंकि ई से ए वाला भी बन गया है, ई से डी वाला भी बन गया, क्योंकि वो तो आगे आ चुके, तो उसको वापस देखने की ज़रूरत होती नहीं है। फाइन। एफ से सी वन वे है और एफ से जी टू वे है, ठीक है। एफ से सी वन वे है, एफ से सी वन वे है और एफ से जी टू वे है, ठीक है। और लास्ट जी से एफ तो ऊपर आ गया, तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो सब तो हो गए है ना। बस एक इजी सा आपको इसमें 2 मिनट 2.5 मिनट डाल दो, इजीली एक बन जाएगा, है ना। आपके हिसाब से एक मैप बनाना है और दोनों तरफ से मैंने रास्ते बनाए, जिससे पता चले जहाँ से इस तरह का होता है वहाँ से जा सकते हैं, जहाँ पे ये एरो बना हुआ है वहाँ पे हम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन, अगर एक बंदे को डी से ये जाना है, ट्वाइस तो कहीं से भी नहीं पास होना, तो मैक्सिमम कितने सिटीज़ के थ्रू पास कर सकते हैं डी और ए के अलावा, ओके। तो हमने जो बनाया है भाई, डी से ए अगर जाना है, यहाँ पे समझिए, डी से ए, शुरू डी से करना है, लास्ट ए से है, तो पहले तो ये सोचो डी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डी से तो 2 रास्ते दिख रहे हैं जाने के लिए, अच्छा, और ए में आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है। तो पहले तो ये देखो ना, ए जाना है तो ई से ही जा सकते हैं, तो पहले तो यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ, क्योंकि ए जाने के लिए एक ही रास्ता है ई से, है ना। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक एरो लग रहा है ये वाला, बाकी आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। ई में आने के लिए वापस देखते, ई में आने के लिए या तो ए से तो आने का मतलब नहीं है, ए तो जाना है, या तो डी से है, लेकिन डी से डायरेक्ट भी नहीं जाना है, तो वो रास्ता भी मत देखो, तो ये एक ही बचा सी से, तो पहले तो सी ही जाना पड़ेगा। सीधा समझ में आया ऐसा है, ठीक है। अब हमें डी से सी जाना है, समझिए डी से सी जाना है, वापस सी में आने के लिए एक तो बी से आ सकते हैं, एक एफ से भी आ सकते हैं ना। सी आने के लिए 2 रास्ते हैं, ओके। अब बी और एफ में डी से एफ तो यहाँ जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, पर हमें बने उतना लंबा करना है, तो हम ट्राई करते हैं क्या लंबा कर करके हम बी जा सकते हैं, वापस सोचते हैं। तो बी जाने के लिए ई से आना है, लेकिन ई तो ऑलरेडी आ चुका है ना। बी जाने के लिए एक सी से इनकमिंग है, सी तो आगे जाना है, ई भी आगे आना है, तो और तो कोई तरीका है नहीं, तो डी से एफ चले जाइए, है ना। डी एफ सी, बाद में आगे ई है तो है, तो बीच में 3 सिटीज़ बनते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो अगर एक बार ये ग्राफ बना दिया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ये क्वेश्चन था, और दोनों तरफ से ट्रायल एरर करना है कि कहीं से कहाँ जा सकते हैं, है ना। तो कॉमन सेंस वाला सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे दूसरा, अगर जी से डी जाना है तो मिनिमम बने उतना फास्ट पहुँच जाना है, इस बार जी से डी को छोड़ के कितने सिटीज़ से पास होना पड़ेगा। जी से डी भाई, अगर आपको फास्ट जाना है जी से डी, ओके। अब जी से जाने का सिर्फ एक रास्ता है, देखिए आप, सब इनकमिंग है, बाकी तो एफ तो जाना ही जाना है, फेयर इनफ, ओके। एफ से जाने के एक तो जी वाला रास्ता तो गिनने का कोई मतलब नहीं है, बाकी एफ में इनकमिंग है, एक ही तो रास्ता है जो सी जाता है, तो यहाँ से तो सी ही जाना है ना। अब जहाँ एक ही रास्ता है वो लिख ही देना है, ज़्यादा होते तो हम सोचते ना। अच्छा, डी में इनकमिंग क्या है, डी में इनकमिंग आप देखो तो बहुत सारे हैं। अच्छा, तो सी से आगे और मैं देखता हूँ क्या आउटगोइंग क्या है, सी से डी, हाँ जा सकते हैं, तो बात खत्म हो गई, है ना। मिनिमम करना था, यहाँ घूमना नहीं था, आगे वाले क्वेश्चन में बने उतना घूमना था, तो हो गया। तो 2 सिटीज़ से तो पास थ्रू होना पड़ेगा, है ना। जी से डी जाने के लिए 2 सिटीज़ से तो पास थ्रू होना पड़ेगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए 2-2.5 मिनट आपको समझने में और वो वेन डायग्राम बनाने में 3 मिनट मान लो, बाद में मतलब क्वेश्चन तो यार 1-1 मिनट तो बहुत हो गए, अभी तक 5 मिनट में 2 हो गए, अगर आप शांति से भी कर रहे हो, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन,
बोला है टू वे रूट सब बंद कर दिए जाए, तो कौन सा सिटीज एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी वहां पे हम जा ही नहीं सकते, इनकमिंग बंद हो जाएगी। तो एक बार देख लेते भाई, ये तो हमारा ग्राफ बना ही हुआ है। देखिए अगर हम ए में देखें, वैसे ये बहुत इजी है क्योंकि ए में अगर हमने सबसे पहले ही देखा था कि सब आउटगोइंग थे, एक ही इनकमिंग था ना इस क्वेश्चन के लिए जो ई से था, और ए से ई तो वो टू वे था, तो जहन में रहता है ना, आपके दिमाग में वो रहता ही है कि अरे वो तो है ना, यहाँ पे ही पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो बना हुआ था, ए से सिर्फ एक रास्ता था टू वे, बाकी तो सब आउटगोइंग थे, तो इनकमिंग के लिए ए एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। सो दैट हैज़ टू बी ए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो वापस 1 मिनट तो बहुत हो गए, मैंने तो तुरंत स्ट्राइक हो गया था क्योंकि पहला क्वेश्चन किया था, है ना। पर फिर भी अगर टाइम लग जाए तो कितना टाइम दे सकते हो, है ना, 1 मिनट वापस, है ना। 1-1 मिनट के क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 मिनट समझने में, ग्राफ बनाने में, बाद में 1-1 मिनट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट है, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। एनी पर्सन बी से ई जाना है तो एफ आएगा ही आएगा, एनी पर्सन जी से ए जाना है तो बी आएगा ही आएगा, डी से सी में ई आएगा ही आएगा, डी से ए में ई आएगा ही आएगा। जैसे ये पढ़ते हैं ना कि अच्छा, यानी ये बोला है यहाँ से यहाँ में ये सिटी आएगा ही आएगा, तो वापस वो आपके दिमाग में होता है, अभी तो हमने किया कि ए जाने के लिए, है ना, वापस ए जाने के लिए एक ही रास्ता था ई, तो ए जाने के लिए ई तो आना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन में था क्या? वापस एक बार देख लो तो, कहीं से भी ए जाने के लिए ई यहाँ नहीं बोला, यहाँ बोला है। ऑफ कोर्स ये सही है क्योंकि ए जाने का एक ही तो रास्ता है। अभी अगले क्वेश्चन में आपको पूछा कि कौन सा सिटी बंद हो जाएगा, ए, और क्योंकि एक ही रास्ता था इससे अब यही पूछ रहे कि अगर ए जाना है यू वुड हैव टू पास थ्रू, कहीं से भी जाना है भाई, ए जाना है तो ई तो जाना ही है, एक ही तो रास्ता ए जाने के लिए, बात खत्म हो गई। तो देखिए 4 मिनट, 3 मिनट आपने बनाने में लगा गए, 4 मिनट के 4 क्वेश्चन 7 मिनट्स में ये सेट हो जाना चाहिए, एंड यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट। जैसे ये हो गए ना, यू वुड बी वेरी, मतलब कुछ स्ट्रेस ही नहीं होगा, आप इतने खुश हो गए। और वही इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम में, जल्दी से कुछ सॉल्व कर लो, है ना। और पहला ही अगर इजी लगता है, टाइम वेस्ट मत करो दूसरा देखने में। ऑल राइट, देखिए दूसरा, वापस देखिए मैं थोड़ा हट जाता हूँ, दूसरा सेट 5 to 8 वापस 4 वाला ही है, आप ट्राई कर सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस है 5 to 8 एक ही लाइन में मैंने आपको दे दिए, सिंपल सा है। वापस बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए, आगे जाके वो क्वेश्चंस के आंसर मैच कीजिए। देखिए मैं करता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत इजी था समझना भाई। यहाँ पे बोला है कोई एम्प्लॉइज़ है जो इवेंट 1 to इवेंट 4, 4 अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, तो मुझे जहन में आता है, दिमाग में आता है कि वो 4 वाला मुझे शायद बनाना पड़े, पर देखता हूँ आगे क्या बोला है। आगे बोला है टोटल 150 एम्प्लॉइज़ है और एटलीस्ट 1 इवेंट में तो पार्ट लिया है, ठीक है। आगे ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आगे पढ़ो ही मत, है ना। अब जैसे मैंने ये देखा, मैंने सोचा अच्छा इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट लाइकली गुड क्रिटिकल कंडीशन। कंडीशन क्या है, जो भी एम्प्लॉई इवेंट एन में पार्टिसिपेट करता है वो एट द मोस्ट इवेंट n-1 और इवन n+1 में से एट द मोस्ट एक में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैंने सिंपल ले लिया कि अच्छा इवेंट 2 मान लेते हैं, n को 2 मान लेते हैं, तो इवेंट 2 वाला बंदा इवेंट 2-1 यानी इवेंट 1 या 3 दोनों में से एट द मोस्ट एक में ही वो पार्टिसिपेट करता है, यानी आजू बाजू। बेसिकली क्या बोल रहा है, 2 वाला 1 या 3 आजू बाजू वाले में ही मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी एक में। तो फिर बहुत बढ़िया है। तो मेरे दिमाग में सीधा आ गया, नाम भी ओडी है और उसका काम भी ओडी है, 4 कंगन वाला, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, आप समझो A B C D, मतलब कि ये 1 में जो काम करेगा, 1 इवेंट में जो पार्टिसिपेट करेगा वो मैक्सिमम 2 में जा सकता है, 2 वाला 1 या 3 में, 3 वाला 2 या 4 में। आर यू गेटिंग दिस? ये सेंटेंस पढ़ के अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस वॉज द मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो फिर करो ही मत, उसको छोड़ दो। मैंने ये सोचा, वापस एक बार सोचा कि इसका मतलब क्या है, 2 बार मैंने कंफर्म किया कि यहाँ पे मैंने 2 रखा फिर 3 रखा, अच्छा 3 डालता हूँ तो एट द मोस्ट 1 of 2 और 4, यानी 3 में जो है वो या तो 2 में है या 4 में या तो सिर्फ उसमें है। एट द मोस्ट का मतलब एट द मोस्ट, या तो शायद किसी और में नहीं है, सिर्फ 3 में है ना। तो बस ये, और नाम भी ओडी है तो कंफर्म भी हो गया वहीं पे, नाम भी आगे ओडी दिया है और लोगो भी वही बना, लोगो की तरह, है ना। सो आई वॉज प्रिटी श्योर कि अच्छा इसका मतलब तो ये हो गया, है ना।
अगर ये स्ट्राइक हुआ है तो ठीक है। देखो बहुत ईजी है, सेंटेंस में कोई ऐसा तरखम कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं है जिसको इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो, पर अगर आप घूम जाते हो तो फिर वो छोड़ सकते हो। बाकी बहुत सिंपल था, मतलब विद इन अ मिनट, आप 1 मिनट मैंने इसमें डाला, ठीक है। पढ़ते वक्त मैंने इसको 2 बार पढ़ा एंड आई मेड श्योर कि हाँ यही मतलब है इसका। बाद में क्या था देखिए, एक बार ये पता चल जाए तो मैं फटाक से यहाँ पे बना दूंगा कि इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4। इवेंट 1 में जो पार्टिसिपेट किया है, 2 में पार्टिसिपेट किया है, 3 में पार्टिसिपेट किया है, 4 में पार्टिसिपेट किया है। कितने 150 इन टोटल है। किसने कहाँ किया है नहीं पता, पर ये वाला चीज़ तो बन गया कि भाई 4 वाला एट द मोस्ट, 3 और 5 में, 5 वाला तो इवेंट है नहीं, सो एट द मोस्ट 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है या तो ओनली 4 में कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक बन गया। इसके बाद इन्होंने बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो इवेंट 1 में पार्टिसिपेट किए 10 मोर देन इवेंट 4, और इवेंट 4 वाले 15 लेस देन इवेंट 2, ठीक है। मतलब चलो इवेंट 4 को अगर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, इवेंट 4 कॉमन है। इवेंट 4 में जिसने पार्टिसिपेट किया अगर वो x है, अब यहाँ पे ये तो बोला है विच इज़ 15 लेस, तो इवेंट 2 में 15 प्लस है। इवेंट 2 के एम्प्लॉइज़ में लिख सकता हूँ x प्लस 15, और यहाँ बोला ये कि इवेंट 1 इज 10 मोर, है ना, तो इवेंट 1 में x प्लस 10। तो ये तो सिंपल सा फंडा है, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। नंबर ऑफ पर्सन्स हु पार्टिसिपेट इन बोथ इवेंट 2 एंड इवेंट 3 इज सेम, जिसने 1 एंड 3 में, 1 एंड 3 में तो कोई पार्टिसिपेंट्स ही नहीं होंगे, है ना। हमने देखा है यहाँ पे कि 1 एंड 3 में तो कोई कॉमन आने ही नहीं वाले, तो अगर 1 एंड 3 वाले 0 है तो इन्होंने बोला है 2 एंड 3 भी 0 है एंड 3 एंड 4 भी 0 है। तो मैंने बोला बढ़िया है भाई, अगर 2 एंड 3 भी 0 है, 3 एंड 4 भी 0 है, 1 एंड 3 तो 0 है ही। ओके, वेरी गुड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब क्या बोला इन्होंने देखिए, एग्जैक्टली 25 ऐसे जिन्होंने इवेंट 3 में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे तो हम 25 लिख ही सकते हैं, और एग्जैक्टली 50 ऐसे जिन्होंने मोर देन 1 इवेंट किया है। अब मोर देन 1 इवेंट तो जो है वो इंटरसेक्शन 3 ही थे, वहाँ 2 0 है, तो यहाँ 50 होगा, है ना। और बात क्या हुई, ये सब तो पता है हमें, टोटल 150, उसमें 50 तो आ गया, यहाँ 1 2 3 और 4, अच्छा ये भी तो 25 है, ये भी पता चल गए। 50 25 75 तो हो गए 150 में से। अब हमारे पास बचे कितने, 75 है ना। और ये 3 ही तो डॉट बचे हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं पता, और वो भी x के टर्म्स में तो पता है, ये x प्लस 10 है, ये 50 है, तो यहाँ पे होंगे टोटल x प्लस 10 करने हैं तो x माइनस 40, तो ये तो दोनों मिला के x प्लस 10 हो गए। यहाँ x प्लस 15 करने हैं, यहाँ 50 तो है, तो यहाँ पे x 15 टोटल करने हैं तो माइनस 35, राइट, तो ही दोनों का ऐड होके हो जाएगा x प्लस 15। ओके, यहाँ पे x का x, फाइन। तो अब बच्चे वो 3 डॉट जो अगर ले, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो 75 इज इक्वल टू 3x माइनस 75। सो जब सॉल्व करते हैं, है ना, ये माइनस 40 माइनस 35, तो सॉल्व किया तो आपका x आ गया, ये 150 हो गया, तो x इज इक्वल टू 50 मिल गया। तो x 50 है तो डाल देते हैं यहाँ पे, हर एक जगह पे देखिए x 50 है, यहाँ पे 50 रख देते हैं, यहाँ पे 50 माइनस 35 15 रख देते हैं, यहाँ पे 50 माइनस 40 10 रख देते हैं, और यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई, जैसे x 50 हुआ तो यहाँ पे 60 हुआ ना, ठीक है, यहाँ पे टोटल 65 हो गया ना, ठीक है, और क्या बाकी बच गया, यहाँ पे 50 हो गया, है ना। सो कोई भी तो दिक्कत है नहीं, इजीली मैच हो गया। यहाँ से 15 ज़्यादा है, वो 10 ज़्यादा है, सब तो सेट हो रहा है ना। अब चाहिए क्या, क्वेश्चन के आंसर ही तो कर रहे हैं, है ना। तो वापस ये बनाने में इस बार मैं 1 मिनट ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि वो एक डेटा में थोड़ा टाइम जा सकता है, पर वापस 4 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो जो पहला सेट 7 मिनट में हो गया था, इसका इतना क्वेश्चन का डेटा बन गया 4 और मिनट में। आपके कितने टाइम लग गया, 11। लेकिन अब तो सब मिल गया, क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम क्या लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 2 इवेंट्स बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इवेंट 1। मतलब एटलीस्ट 2 इवेंट तो ये है, पर इवेंट 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए, ऐसे तो है ही नहीं, सब ये वाले, तो 0। फटाक से आप 30 सेकेंड और बिगाड़ लीजिए, 0 यहाँ पे टाइप करके लिख दीजिए। दूसरा, कितने ऐसे एम्प्लॉइज है जिन्होंने इवेंट 4 एंड एट द मोस्ट 1 अदर इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो। 50 ही है, यहाँ तो कोई है नहीं, तो टोटल कितना है, 50 है।
तो ये भी फटाफट 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 50 आप टिक करो, नेक्स्ट चले जाओ। हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किस इवेंट में है भाई, सीधा दिख रहा है इवेंट 2 60 65 25 50, इवेंट 2 में हाईएस्ट आपके 65 है, फटाक से इसका इवेंट 2 आंसर है ना। और ये लास्ट वाला, अमंग द एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेट इन एग्जैक्टली वन इवेंट, हाउ मेनी एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इवेंट 2 और इवेंट 3। जो एग्जैक्टली वन वाले हैं, इवेंट 2 में 15 है, इवेंट 3 में 25 है, टोटल आपके 40 है। तो यहाँ पे आपको वही बोला है, आपका आंसर है ये 40। तो ये 4 क्वेश्चन देने में फिर तो और 2 मिनट है ना। तो 4 वो पूरा ग्राफ बनाने में 2 मिनट और 6 मिनट, वापस 1 मिनट एक्स्ट्रा मान दो, 7 + 7 14 मिनट्स, चलो 1 मिनट और दे दिया, 15 मिनट्स है ना। बहुत ही रिलैक्स है, तो भी 15 मिनट में आपके 8 क्वेश्चंस हो गए, कोई डिफिकल्टी नहीं। 25 मिनट बचे हैं, 12 क्वेश्चंस बचे, फाइन। एक्चुअली तो 14 मिनट 26 मिनट बचे, ठीक है, पर तो भी बोलता हूँ क्या दिक्कत है ना, आप फिर भी बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो इजी क्वेश्चन में अब पीछे मैंने देखा भी नहीं, मैं कभी नहीं देखता, ठीक है, सिवाय कि मुझे कोई टफ लगे तो उसको स्किप करता हूँ, नेक्स्ट वाला इजी को सॉल्व करता हूँ। पर जब वही इजी है, गो फॉर इट, राइट। ठीक है, यहाँ पे चलिए वापस ये 9 to 14, तो अब 6 वाले 2 सेट बचे ना, 4 वाले तो हो गए। तो आपके सामने है भी क्वेश्चंस, देखिए ये समझने में मेरे हिसाब से आपको शायद ही 1 मिनट लगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, 1 मिनट इसको समझने में लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वापस कंफर्म कर लो, 1.5 मिनट मान के चलो, 2 मिनट मान लो, चलो मैं आपको ये और कंसेशन देता हूँ कि भाई 2 मिनट में तो ये किसी, मतलब मेरे को तो 1 मिनट लगा था, लेकिन एक बार कंफर्म करने में मैंने 30 सेकंड वापस पढ़ा था। आप 2 मिनट ले लो, 1.5 की जगह 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में आप ये क्वेश्चन पूरा समझ लोगे, फाइन, कि अच्छा ये डेटा क्या कहना चाहता है। और फिर देखिए ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, एक सेकेंड, 12 नहीं, ये 11 ही है, सॉरी, ये आपका है 12, 13, 14, फाइन। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको फिर सॉल्व करने हैं, आप शांति से कर लीजिए। वंस यू आर डन, चेक कीजिए कि भाई हम इसको कैसे करते हैं। देखिए, तो जैसे ये डेटा हमने देखा, ठीक है, अभी तक कितने मिनट गए आपको याद है ना, 15 मिनट, वैसे तो 14 ही गए, 1 मिनट मैंने और आपको दिया कंसेशन। 15 मिनट में आपके 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अच्छा, ये पढ़ने में आपने, मैंने बोला ना 2 और मिनट, आप 17 मिनट, ठीक है, 7 ही क्वेश्चन में कुछ कितना ईजी डेटा है। देखिए फिर जो भी सीड है वो कुछ कॉमन बैलेंस से प्ले कर रहा था, आपको बोला है। उसके पास n वुडन ब्लॉक्स थे, नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 पता नहीं जितने भी हैं, सबके डिफरेंट वेट्स हैं। अब वो 2 बॉक्सेस को यूज़ करता है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। यहाँ पे एक रखा है उसने बॉक्स ए, यहाँ पे एक बॉक्स रखा है उसने बॉक्स बी, ठीक है। अब वो ब्लॉक 1 को एक साइड पे रखता है एंड ब्लॉक 2 को दूसरे साइड पे रखता है। अगर ब्लॉक 1 लाइटर हुआ 2 से तो उसको ए में डालता है, यहाँ पे लाइट है तो 1 को यहाँ डालता है। अगर 1 हैवियर हुआ तो बी में डालता है, यानी यहाँ पे हैवी है। तो अब दिमाग में आ गया पहला वाला लाइट, ए लाइट बी हैवी, ए लाइट बी हैवी, बस दिमाग में घुसा दिया, ओके। अब क्या करता है, तो 1 और 2 में से डाला किसको, 1 को, 1 और 2 को स्केल किया। जो स्मॉलर नंबर था 1, उसको लाइट था तो यहाँ, हैवी था तो इधर। बाद में क्या किया उसने, 1 तो डाल दिया। अब उसने ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 को चेक किया और यही प्रोसेस कंटिन्यू करता गया। तो दिमाग में तो आ गया, पहले 1 2, बाद में 2 3, बाद में 3 4, बाद में 4 5, बाद में 5 6, बाद में 6 7 करता जाएगा। जो पहला वाला है ना, 2 में से जो जिसका नंबर कम है, वो अगर लाइट हुआ तो ए में जाएगा, हैवी हुआ तो बी में जाएगा। तो प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट मैंने दे दिए। 17 मिनट हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब आप आए इस क्वेश्चन पे, 7 नहीं सॉरी 8 क्वेश्चन है ना, 4 वाले 2 मैंने गलती से 7 लिख दिया। 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। ऑलराइट, देखिए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं भाई। अगर आपका N7 है यानी 7 ब्लॉक है एंड ब्लॉक नंबर 4 इज द ओनली ब्लॉक इन बॉक्स बी, हेवी वाला एक ही निकला, मतलब जब भी आपने कंपेयर किया लाइट निकलते गए। फॉर एग्जाम्पल जब 1 और 2 कंपेयर किया होगा, 1 लाइट होगा तो ही तो वो लाइट में गया, ए में। बॉक्स बी क्या है, हेवी आए तो ही, तो जब सिर्फ 4 को कंपेयर किया है वो हैवी निकला, वो भी जब 5 से कंपेयर किया है तो, है ना। तो 1 2 से लाइट है, 2 3 से लाइट है, ये भी गया है में, 3 4 से लाइट है, बट 4 5 से हैवी है। अभी तक तो एक लाइन में जा रहे थे, 4 5 से हैवी है, तो ये ऑर्डरिंग किया होना चाहिए। मैं ये एरो मेथड हमेशा सिखाता हूँ, ठीक
ठीक है। देखिए 1 2 से लाइट है, इसी लाइन में आ गया। 2 3 से लाइट है, 3 उसके ऊपर आ गया। 3 4 से लाइट है, 4 उसके ऊपर आ गया। अब 4 5 से हैवी है, सो 4 5 से हैवी है तो 4 के नीचे 5 यहाँ मत रख दो, क्योंकि 5 और 3 का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ये एरो बना। तो ये ऑर्डरिंग में मैं हमेशा सिखाता हूँ, ये कॉमन मैथड है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। सो 4 5 से हैवी है, साइड में आ गया। फिर वापस 5 6 से लाइट है, यानी 6 हैवी है। 6 7 से लाइट है, यानी 7 हैवी है। साथ ही थे, बात कंप्लीट हो गई, यहाँ तक हमें पता चल गया है ना। और अब हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। देखिए वापस ये मेरा जो 2 क्वेश्चन गलत हुए, थोड़ा एग्जाम के स्पीड के चक्कर में मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। मैंने एक कॉमन मिस्टेक की थी, बताता हूँ क्या है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बट देखो मेरे से भी हुई है, फाइन। तो बता देता हूँ मैंने क्या मिस्टेक की थी। वैसे इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबली ट्रू, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 6 इज द सेकेंड हैवीएस्ट। हो सकता है ना, ये 7 फर्स्ट हो, ये सेकेंड हो, क्वाइट ए पॉसिबिलिटी। तो मैंने बोला हाँ ये हो सकता है, और मैंने ये आंसर दे दिया। मैंने आगे नहीं देखा कि मोर देन 1 ऑफ द अबव है, यही मेरी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो मैंने ये जैसे देखा रे, बोला ये ठीक है यार, जल्दी के चक्कर में आंसर दे के चला गया। अब आगे देखते। वैसे आपको ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन देखना चाहिए कि अजय भाई नीचे मोर देन 1 ऑफ द अबव है। तो आगे देखते हैं। तो ब्लॉक नंबर 5 इज द थर्ड हैवीएस्ट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि इसके ऊपर तो 4 भी है। सो 2 यहाँ 3 यहाँ, तो ये थर्ड हैवीएस्ट तो नहीं हो सकता, फोर्थ हैवीएस्ट हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ज़रूरी क्या, इट कैन नॉट बी इवन ट्रू। लेकिन ये थर्ड वाला ब्लॉक नंबर 7 इज द थर्ड हैवीएस्ट, इट कैन बी ट्रू 7, क्योंकि ये 3 तो 4 के नीचे कहीं पे भी हो सकता है ना। 4 3 और उसके बाद शायद 7 हो, इट कैन बी थर्ड हैवीएस्ट। आर यू गेटिंग दिस। 4 के नीचे 5 है, अब 5 के ऊपर कोई हैवी भी है, कितना हैवी है हमें नहीं पता। हो सकता है कि 5 इतना कम हो कि सब एकदम नीचे हो, 1 के नीचे हो, और 6 और 7 शायद इधर कहीं पे हो, 4 के नीचे है ना, 3 के नीचे 7 6 है ना। इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये 5 से हैवी है, इसका इससे रिलेशन कुछ नहीं पता। सो 4 और 3 के बाद हो सकता है 7 6 5 तीनों हो, तो 7 कुड बी द थर्ड हैवीएस्ट। सो मोर देन 1 ऑफ द अबव। तो एक बार देखना भी, ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं ना, मैं थोड़ा जल्दी में निकल गया यहाँ पे, फाइन। ऑलराइट, चलिए। तो मैंने सिर्फ पहला पढ़ा लगा और मैंने बोला चलो यार जल्दी निकल जा रहा हूँ मैं तो फटाफट। तो वो पता है ना, जल्दी का नाम शैतान का दूसरा नाम है, बस वहाँ पे ही दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा देखिए भाई, इतना हम अच्छा जा रहे हैं, क्यों जल्दबाजी करनी है। चलिए फाइन, बाकी कुछ नहीं था। फिर भी आप 1 मिनट में तो ये कर सकते हो, वंस यू अंडरस्टैंड इट। वापस मैंने 2 मिनट दे दिए, चलो 1 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 मिनट में ईजिली निकाल सकते हो। N 10 है, 1 4 5 6 आर द, जब भी कंपेयर किया है तो ये लाइट निकले, ओके। सो वापस 1 2 से लाइट है, ठीक है, पर 2 3 से हैवी है ना। लाइट सिर्फ अब नेक्स्ट 4 आना चाहिए। 1 2 से लाइट है, तो 1 लाइट था। 2 3 से हैवी है तो 3 4 से हैवी है। समझ में आ रहा है ना, यही लाइट है। जब हम कंपेयर करें तो 3 भी हैवी है। वापस 4 लाइट है, तो 4 5 से लाइट है। 5 भी लाइट है, 5 6 से लाइट है, 6 7 से लाइट है। समझ में आ रहा है ना, तभी वो उस तरह जा रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। जो यहाँ पे 1 4 5 6 है, उसको जब नेक्स्ट के साथ कंपेयर किया और लाइट निकले, 1 2 से लाइट, 4 5 से लाइट, 5 6 से लाइट, 6 7 से लाइट, ठीक है। आगे सब हैवी आना चाहिए, तो 7 8 से हैवी है, 8 9 से हैवी है, 9 10 से हैवी है। फेयर इनफ। और ये भी बोला है फर्दर 7 वाला फोर्थ हैवीएस्ट है, 7 वाला, ओके। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हैवी होने के चांसेस थे वो 2 के थे और 7 के थे, जो सबसे हैवी हो सकते थे, ठीक है। तो अभी बोल ही दिया है कि 7 है वो फोर्थ हैवीएस्ट है, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर है, ओके। अब इसके ऊपर ये है, ये दो, ये देखिए 3 का पता नहीं, 4 के ऊपर ये सब है, 4 के ऊपर ये सब है, पर 3 शायद इससे हैवी हो सकता है, और वैसे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसका नंबर 4 है तो इसके ऊपर होंगे कौन, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है ना। फर्स्ट ये है, ये दोनों तो 2 के नीचे, एक का सेकंड होगा, एक का थर्ड होगा, फोर्थ इसका आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसके बाद तो ये सब तो उसके नीचे ही है, एज वी कैन अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये 2 नंबर वाला फर्स्ट है ना, और इस दोनों में से एक का नंबर सेकंड है, एक का नंबर थर्ड है, ओके। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू तो हमें ये 3 चीज़ मिल ही गई है।
तो देख लेते क्या बोला है, ब्लॉक नंबर 5 इज द 6th हैवीएस्ट। 5 पता नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। ब्लॉक नंबर 1 इज हैवियर देन द ब्लॉक नंबर 8, ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 जो है वो सेकंड या थर्ड नंबर है, तो हैवियर देन ब्लॉक नंबर 8 ऑफ कोर्स। इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं है तो आगे देखने की भी जरूरत है नहीं, वापस 2 मिनट्स डाल दो, हो गया, है ना। 2 मिनट से ज्यादा क्या ले सकते हो आप, फाइन। चलिए नेक्स्ट वाला, बोला यही चीज है, वही चीज, और बोला है विच इज द हैवीएस्ट बॉक्स। अभी तो हमने सॉल्व किया था ब्लॉक नंबर 2, है ना। तो इसमें कुछ टाइम ही नहीं कर जाना है भाई, ब्लॉक नंबर 2 को टिक करो, नेक्स्ट चले जाओ, सब डेटा तो वही है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड, एक बार पढ़ोगे नहीं वो सेम ही तो डेटा है, और फिर आंसर तो आपने बना ही लिया था, है ना। तो इसमें कोई टाइम, निग्लिजिबल टाइम जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, N10 है, 2, 3, 4 हैवी। जब 2, 3, 4 को किया तो हैवी है, मतलब 1, 2 से लाइट, 2 हैवी है, 2, 3 से हैवी है, 3, 4 से हैवी है। समझ में आ रहा है, ये हैवी वाले हैं, बॉक्स बी में हैवी वाले जाते हैं। पर अब 4, 5 से लाइट, तो ही तो वो हैवी वाले में नहीं। 5, 6 से, 6, 7 से, 7, 8 से, 8, 9 से, 9, 10 से, है ना। फिर तो वही, ये टोटल 10 थे और ये सब लाइट में ही जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द हैवीएस्ट ब्लॉक, कैन नॉट बी द हैवीएस्ट। अगर मैं इसमें देखूँ तो हैवी या तो 2 हो सकता है या तो 10 हो सकता है, हाँ या ना। एक तो 2 हो सकता है जो ऊपर है, उसके ये सब नीचे, और इसके ऊपर जो है उसमें या तो 10 हो सकता है। तो 2 और 10 कैन बी द हैवीएस्ट। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 और 10 ये तो कैन बी द हैवीएस्ट है, हमें तो उल्टा पूछा है। सो ब्लॉक नंबर 4 कैन नॉट बी द हैवीएस्ट, और मुझे यही तो आंसर देना है, कैन नॉट बी द हैवीएस्ट। 2 और 10 कैन बी द हैवीएस्ट, ब्लॉक नंबर 4 कैन नॉट बी द हैवीएस्ट। वापस 2 मिनट लोगे और क्या लोगे इसमें, है ना। वही एक फंडा सेम टू सेम चल रहा है। चलिए यहाँ पे कितना है भाई, N8 है, 1, 2, 3 वेर द ओनली ब्लॉक्स इन ब्लॉक है। तो पहले तो यानी 1, 2, 3 लाइट है, 1, 2 से लाइट, 2, 3 से लाइट, आगे हैवी है, 3, 4 से हैवी, 4, 5 से, 5, 6 से, 6, 7 से, 7, 8 से, 8 थे, खत्म हो गई बात। इसी तरह से है एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है, फाइन। अब बोल रहा है ऑल्सो ईच वेइंग इज डिफाइंड एज फाइंडिंग द रिलेटिव वेट्स ऑफ, ठीक है वो तो वही है। वेइंग को क्या डिफाइन कर रहे हैं, जब हम एक वेइंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेइंग, ठीक है। अगर एग्जैक्टली आफ्टर 1 एडिशनल वेइंग सीट को पता चल जाता है सभी का 8 के 8 का रैंक, अच्छा अभी दिक्कत किस में, ये 1 पता है, ये 2 पता है, 3 से नीचे 4 है वो भी पता है, मतलब 3 तो ये दोनों के ऊपर है, एक ये वाला रैंक है, एक ये वाला रैंक है, और 3 तो दोनों के ऊपर, इसके भी ऊपर है, इसके भी ऊपर है, पर इस दोनों में हमें नहीं पता। तो अगर एक एडिशनल वेइंग से अगर पता चल जाता है पूरी रैंक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका जो हाईएस्ट और इसका लोवेस्ट का अगर मैं वेट करूं 2 और 8 का, है ना, और अगर 8 हैवी है तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो पूरा वेट आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे 2, 1। या तो इसका जो हैवियर है 4 और 1 को मैं वेट करूं और 1 हैवी आ जाए तो ये पूरा उसके नीचे आ जाए, दैट कुड बी द ओनली वे। एक वेइंग से अगर पता चलना है तो ये कॉमन सेंस है भी। अगर आपने ऑर्डरिंग के क्वेश्चन किए तो ये 1 सेकंड में स्ट्राइक हो जाता है ना। ऑर्डरिंग के क्वेश्चन किए होने चाहिए, जो कंपैरिजन ऑफ रैंक्स भी बोलते हैं ना, रैंक वाले, तो कोई नई चीज़ है ही नहीं। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि या तो मैंने 2 और 8 को कंपेयर किया होगा, अगर 2 कम वाला निकला नीचे डाल दिया, 4 और 1 में अगर 4 कम वाला निकला पूरा नीचे, 2 में से एक तरीके से ये पॉसिबल है। तो बोला है 5th हैवीएस्ट बॉक्स क्या हो सकता है। ओके, अगर ये पूरा नीचे हो जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5th हैवीएस्ट बॉक्स 5 भी हो सकता है, और या तो ये पूरा नीचे हो जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 भी हो सकता है। 5 और 7 हो सकता है 5th हैवीएस्ट बॉक्स। एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये दोनों नीचे जाते हैं, है ना, 5th हैवीएस्ट बॉक्स हमें पूछा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आंसर मैंने ये दिया था, क्यों आज कुछ अलग आ रहा है। इट इज़ ईदर ब्लॉक नंबर 5 और ब्लॉक नंबर 8 है, और ये इजीली आ ही गया था, अभी क्यों नहीं आ रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 1, अगर 2, 8 से नीचे तो ये तो नीचे चला गया, 1, 2, 3, 4, 5,
मैंने सही तो किया, एक बार जस्ट ये देख लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये आंसर मेरा मुझे याद है, इधर और वाला आया था। एक बार देख लेते हैं। N8 है, 1 2 3 वर द ओनली ब्लॉक्स इन बॉक्स है। 1 2 3 जब भी हमने किया तो लाइट नहीं, अरे 1 2 3 लाइट, वापस देखिए गड़बड़ कर दिए ना। 1 2 से लाइट, 2 3 से लाइट, 3 4 से लाइट, सिर्फ लिखने में गड़बड़ है और कुछ भी नहीं है। वापस लिख देता हूँ। तो देखिए अभी के लिए तो अच्छा है कि भाई देखिए एक चीज़ होती है, जब मैं समझा रहा होता हूँ ना तो थोड़ा लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहता है। वैसे जब मैं रियल एग्जाम दे रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन जब मैं समझा रहा हूँ उससे मिनिमम 4 to 5 टाइम्स रहता है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दूसरा नहीं करना ना, मुझे समझाना नहीं है, आई जस्ट हैव टू थिंक, राइट। तो कोई बार थोड़ा लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार वापस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 लाइट थे, यानी 4 भी हैवी था, है ना। 1 2 3 वर द लाइट्स। हाँ, अब 4 5 से हैवी, 5 6 से, 6 7 से, 7 8 से। वापस मैंने बोला इसी तरह का फंडा है, जब इसको करेंगे तो या तो ये 4 नीचे जाएंगे या तो ये 3 नीचे जाएंगे। जब ये 4 नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 8वां वाला होगा, है ना। या तो फिर जब ये नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 5 होगा। सो 5th heaviest box is getting this, फाइन। वही फंडा था, जस्ट मैंने वो जल्दबाजी में थोड़ा ऐसा लिख दिया, आपको समझाते समझाते शायद, है ना, कि 3 के ऊपर 4 है, 3 इज लाइटर 1, फाइन। चलिए इसका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, वापस वही है, 8 है, 3 6 7 लाइट वाले हैं, ओके। यानी 1 2 से हैवी, 2 3 से हैवी, ठीक है, पर 3 लाइट है, सो 3 4 से लाइट। वापस 4 5 से हैवी, 5 6 से हैवी। समझ में आ रहा है, एक तो 3 लाइट आया, अब 6 लाइट आना चाहिए। 6 7 से लाइट है, ठीक है, यानी 6 के ऊपर 7 से लाइट है, और 8 है तो 7 8 से लाइट है। एक सेकेंड, ओनली ब्लॉक्स इन बॉक्स, ठीक है, तो 7 भी लाइट करना है। 3 6 7 हमने लाइट की है, ठीक है ना, फाइन, फेयर इनफ, ठीक है। अब बोला है इफ सीड वॉज एबल टू डिटरमिन द रिलेटिव वेट्स ऑफ ऑल द 8 बॉक्सेस आफ्टर एग्जैक्टली एन एडिशनल, कुछ एडिशनल वेइंग्स तो करनी पड़ेगी। जैसे आपको दिख रहा है पूरा सेट बन नहीं रहा है कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, नहीं बन रहा है, तो कुछ एडिशनल वेइंग करनी है। लेकिन मिनिमम पॉसिबल वेइंग से अगर ये पॉसिबल हो रहा है तो कितनी मिनिमम करनी पड़ेगी। वैसे ये 2 एरो आपको दिख ही रहा है ना, तो 2 बार तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 में 3 से हैवी 4 है, पर क्या ये देखिए एक ऑर्डर ये है, एक ऑर्डर 4 5 6 है ना। तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, इसका जो लोवेस्ट है वो, इसका हाईएस्ट है वो, है ना। इन केस ये 6 वाला अच्छा निकल जाए, क्योंकि 3 से तो हैवी था ही, पर इसका जो लाइटेस्ट है 6 भी अगर 1 से हैवी है तो पूरा 4 5 6 को उठा के ऊपर डाल सकता हूँ। तो 1 और 6 में वेई करूँगा, 6 अगर अच्छा है तो 4 5 6 इधर आ गए, है ना। तो ये एक अब बन गया मेरे पास। अभी 6 से हैवी ये 8 7 है ना। पर क्या ये 8 कितना हैवी है, हैवीएस्ट से जाके अगर मान लो ये 6 से तो हैवी है 7, पर अगर वो 7 को, समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 के ऊपर 5 भी है, अगर ये 7 को मैं चेक कर लूँ 4 से, क्योंकि 6 से तो वो हैवी है ही है, अगर वो 4 से भी हैवी निकल जाए तो 8 7 उठा के सीधा यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो एक और वेइंग करना पड़ेगा, तो 2 वेइंग अगर निकल गए तो 8 7 ऊपर भी चले जाएंगे। सो मिनिमम 2 वेइंग से ये पॉसिबल है, फाइन। तो अगर आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चंस थे, 12 मिनट और ले लो, 2 मिनट, है ना, और 2 मिनट और मान लो उसको वो सॉल्व करने में, है ना, उसका जो मेन सेट था उसको समझने में। 14 मिनट में आपके ये 6 क्वेश्चन भी हो गए। आगे का हमारा टाइम क्या था, 14 मिनट, ये 14 मिनट और, तो 28 मिनट्स, समझ में आ रहा है, 28 मिनट्स, और ये आपके 14 क्वेश्चन ख़त्म भी हो गए। अभी 12 मिनट और एक लास्ट सेट, ठीक है। और ये तो मैं काफ़ी रिलैक्स से कर रहा हूँ, फाइन, तो भी हम ये कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फाइन। देखते हैं अभी भाई लास्ट जो आपके 12 मिनट्स बचे हैं उसमें आप क्या कर सकते हो। देखिए आपके सामने वैसे मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, पूरा समझ लीजिए किस तरह से, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 15 16 17 एंड 18 19 20, ठीक है, फाइन। आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, राइट। चलिए तो पहले ये डेटा देखिए। जैसे ये डेटा मैंने देखा, समझ लिया कि अच्छा भाई ये सब स्टूडेंट्स की ये मार्क्स आए हुए हैं। आगे हमें क्या बोला है कि कुछ लोगों ने रीवैल्यूएशन कराया, और जिन्होंने कराया सबके मार्क्स बढ़े हैं, कितनों ने किया नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सबके रैंक्स चेंज हो गए। देखिए
सबके मार्क्स बदले भी है और रैंक सबकी अभी भी 1 से 8 की जा सकती है, कोई सेम मार्क्स नहीं हुए, रिवैल्यूएशन के बाद भी सेम नहीं है, सबके बड़े हैं वो हमें पता है, एंड टोटल इंक्रीज 50 से ज़्यादा है नहीं। तो मैंने दिमाग में रख दिया कि अच्छा स्टोरी क्या है, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स, पहले तो इसकी रैंक बनानी चाहिए, मेरा दिमाग में आ गया इसकी रैंक बनानी चाहिए, है ना। तो पहली चीज़ तो मैंने यही की भाई, इसकी एक रैंक लिख दी, अच्छा भाई ये पहला दूसरा तीसरा ये एक बार बना के लिख दिया। बाद में मैंने वो दिमाग डेटा में रख दिया कि अच्छा कुछ लोगों ने रिवैल्यूएशन किया है, कितनों ने किया नहीं पता, पर सबके रैंक चेंज हुए हैं। जैसे आप देखते हो यहाँ बोला ही था, आफ्टर ऑल स्कोर्स जिन्होंने रिवैल्यूएशन कराया उसी के बड़े, बाकी किसी के नहीं बड़े हैं, है ना। कोई भी स्कोर 2 स्टूडेंट्स के सेम नहीं थे, है ना, और इंक्रीज सबके हुए लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टोटल ओवरऑल चेंज, अगर 5 स्टूडेंट रिवैल्यूएशन कराया है तो रिवैल्यूएशन में टोटल 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते हैं, ये तो मेरा बन ही गया था। तो देखिए समझने में, वो टेबल का रैंक बनाने में वापस आप 2 मिनट डाल दीजिए। अभी तक हमारे 28 मिनट किए थे, 30 मिनट। अब आपके पास 6 क्वेश्चंस है, 10 मिनट है, फाइन। और इसमें कुछ बना तो है नहीं, अब आपको क्वेश्चंस के डेटा के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि क्या पूछा है। यहाँ पे अगर एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट ने अप्रोच किया और द इंक्रीज इन द स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मिनिमम कितना, अब 50 तो आपको पता है मैक्सिमम लिमिट थी जो रिवैल्यूएशन करने के बाद बढ़े, पर अभी हमें 2 ही स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन कराना है, मार्क्स बढ़ाने हैं और सबका रैंक चेंज करना है, ओके। तो ये जैसे मैंने सोचा, अच्छा मैंने सोचा कि इन केस डी का कुछ बढ़ जाए, जी से ज़्यादा आ जाए, तो ये तीनों का तो बढ़ जाएगा, पर फिर एफ को बढ़ा के एच के ऊपर, देखिए एक तो चीज़ सिंपल थी, मिनिमम वाले को बढ़ाना था और इसके ऊपर किसी को आना था, क्योंकि सबका रैंक चेंज होना है। ये डेटा दिया था हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में, अगर सबका रैंक चेंज करना है तो मिनिमम वाले को तो बढ़ना है, 8 से 7 तो मिनिमम हुआ होना है, और फर्स्ट वाले को चेंज करने के लिए किसी का रिवैल्यूएशन का मार्क्स सबसे ऊपर जाना है, ओके। अब मैं देखता हूँ ये 39 ही अगर बढ़ के 93 हो जाए तो हो तो सकता है, पर 54 बढ़ाना पड़ेगा, टोटल 50 बढ़ा सकता हूँ, यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मिनिमम चेंज करने के लिए मैंने सोचा मैक्सिमम गैप किधर है, यहाँ 9 का है, यहाँ 5 का, यहाँ 14 का, और कहीं पे 14 का गैप है नहीं, तो मैंने सोचा अगर मिनिमम इंक्रीज करना है वो तो 14 का गैप का यूज़ करना चाहिए। अब यही लॉजिक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि यार सबसे बड़ा गैप कहाँ है, 14 का गैप यहाँ पे, तो अगर ये 39 वाला बढ़ के 65 हो जाए तो अब इतने सबको तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा 78 वाले को बढ़ के यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा, 93 करना पड़ेगा, यानी 78 वाले को 93 प्लस 15 बढ़ना पड़ेगा, 39 को 65 प्लस 26 बढ़ना पड़ेगा, तो 26 और 15 41 तो मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पूछा है। समझो मैंने एक एग्जांपल भी लिया, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा अच्छा 39 वाला 52 से बढ़ जाए तो 14 बढ़ेगा, है ना, ये 14 बढ़ेगा। अब ये 3 के रैंक तो चेंज हो गए, अब 60 वाले को 93 लाने के लिए 33 बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़े ज़्यादा हो गए ना, 33 14 47, पर मुझे मिनिमम मार्क्स बढ़ाने हैं, है ना, इंक्रीज मिनिमम करना है और फिर भी सबका रैंक भी चेंज करना है। तो मैंने सोचा जो मैक्सिमम डिफरेंस है उसका यूज़ कर लूँ, इसको यहाँ तक तो क्या इतना डिफरेंस बच जाए हमारा। जैसे यहाँ पे जो मैंने किया, आप समझो 52 से 60 किया जो दूसरे एग्जाम्पल में, तो 8 का गैप था, यहाँ 6 का गैप था, यहाँ 14 का था, तो वो जो 6 ही तो बढ़ गए, 41 की जगह 47 आया ना। तो जितना गैप ज़्यादा करूँगा उतना कम होगा, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग लाना, वो दिमाग उस चीज़ को समझ पाना, वो आपकी रीजनिंग है, बाकी टफ कुछ भी नहीं है ना। आपकी रीजनिंग कैसे डेवलप होती है भाई, प्रैक्टिस से। तो मैं ये विद इन अ मिनट समझ पाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मिनिमम पॉसिबल इंक्रीज इन द स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अप्रोच फॉर रीइवैल्यूएशन। तो अब मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स भी कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम इंक्रीज कराना है, ठीक है। तो अब मैंने सोचा चलिए एक काम करते हैं, मिनिमम तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ जाए, ये यहाँ से यहाँ जाए, ऐसे 2-2 का भी सेट करा सकता हूँ, या तो फिर शायद 3 भी करा सकता हूँ। तो मुझे ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत ही अजीब है। मैंने भी वही सोचा जब ये क्वेश्चन देखा, फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करता हूँ, पहले 2 करता हूँ, एक बार 3 करता हूँ, ठीक है। 39 वाला 43 के ऊपर जाए तो शायद उसको सिर्फ 5 बढ़ना पड़ेगा, फिर 52 वाले को, अब 60 तक जा रहा है तो 64 ईजी है ना,
फिर देखिए बड़ा गैप तो छोड़ देना चाहिए, जितना बड़ा गैप हो उतना छोड़ देना चाहिए। तो 39 वाला 5 ऐड करके 44 आ जाए, 52 वाला 64 के ऊपर 65 आ जाए, तो प्लस 13 कर लें, है ना, समझ में आ रहा है। इसने 5 बढ़ाया, इसने 13 बढ़ाया। अब सीधा 78 वाले को बढ़ना है। अब 83 तक जाए या 83 से 92 तक ही चला जाए, है ना, कुछ बहुत, क्योंकि वरना फिर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधा इसको यहाँ से 93, तो मैंने बोला इसको 15 बढ़ना है। तो 15 13 28 और 5 33 बढ़ रहा है। अच्छा, फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, चलो दूसरा भी ट्राई करता हूँ, इसको 3 बढ़ा देता हूँ, या शायद इसको यहाँ तक, पता नहीं, 5 13 15, एक ये भी हो सकता है, 15 13 28 5 33 है। इसमें तो हमें टाइप ही करना था आंसर, तो ट्रायल एरर ही करना है। तो मैंने बोला अच्छा और क्या इंक्रीज़ करा सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा भी मैं बढ़ाऊँ, 4 बढ़ाऊँ या फिर सीधा 53 तक लेके जाऊँ। एक दूसरा ट्रायल एरर करते हैं, 53 यानी इसको 14 बढ़ा दिया। अब 60 वाला जो है वो 65 है ना, 53 तक ये तो कवर हो ही गया है। 60 वाला 65, वो 5 बढ़ा देता है, और ये 15, तो ये 14 5 19, ये 13 5 18, नहीं ये थोड़ा कम था, है ना, बाकी तो सब सेम है। तो मैंने फिर सीधा 15 13 28 5 33 टिक किया, भगवान पे थोड़ा भरोसा किया। देखिए मुझे भी थोड़ा डाउट था, क्योंकि ट्रायल एरर ही कर सकते, इसमें मुझे कोई और तो लॉजिक समझ में नहीं आया, है ना। फटाफट करना है कि भाई मिनिमम बने उतना। देखिए ये 5 बढ़ रहा है इधर, अब इधर थोड़ा बड़ा है 8, उससे अच्छा फिर ये यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ जाए, है ना, 52 वाला सीधा, क्योंकि ये गैप बड़ा है ना 8, तो मैंने सोचा इसको 5 बनाता हूँ, ये गैप बड़ा है तो बड़ा वाला नहीं टच करता हूँ। 52 वाला फिर सीधा 65 तक चला जाए, 13, समझ में आ रहा है। अब इसको नहीं करना है, इसको सीधा बढ़ा देता हूँ, तो 78 से 93, 15 इसका, 33 टिक किया। अभी भी मुझे याद नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली यही किया होगा, है ना, तो 33 आपका आंसर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वाला, अब बोला है टोटल इंक्रीज इन स्कोर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वो मिनिमम पॉसिबल बढ़ा है, तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द स्कोर ऑफ एनी स्टूडेंट। अच्छा, तो अभी तो हमने ये किया था, है ना, यही था जब मिनिमम था, सबका जब मिनिमम बढ़ा है वो तो यही केस था। इसमें किसी का मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज, तो मैंने देखा 78 पे 15 बढ़ा था, मिनिमम या मैक्सिमम क्या पूछा था, सॉरी, हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। आगे वाली कंडीशन वही है, यानी ये वाले को ही हमें पकड़ना है जब कम था। अब इसमें 52 पे 13 बढ़ा था 25%, और तो किसी का 25% नहीं बढ़ा, तो 25% हाईएस्ट था, और हाईएस्ट यहाँ 25% ऑप्शन में था, तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं मोस्ट प्रोबेबली ये सही है, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आगे किया था 33 वो सही है ना। तो ये करने के बाद इसमें शायद मेरे 2-2.5 मिनट चले गए, लेकिन नेक्स्ट आधे मिनट में आ गया, है ना, क्योंकि ईजी था, उसी के ऊपर रिलेवेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है अगर एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट ने अप्रोच किया है तो मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज क्या हो सकता है एक ही स्टूडेंट का। आई थिंक ये भी मेरा शायद गलत पड़ा था, 2 गलत पड़े थे ना, एक मैंने आपको आगे बताया, ये लेकिन बहुत ही ट्रिकी था। देखिए मैंने क्या सोचा और कहाँ गलत पड़ा है पूरा समझाता हूँ। इन्होंने बोला एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट मिले हैं तो मैक्सिमम इंक्रीज कितना हो सकता है। ओके, तो मैंने बोला अगर मैक्सिमम इंक्रीज करवाना है किसी भी एक स्टूडेंट का तो कुछ पीछे वाले में से ही बनाऊं, क्योंकि भाई अगर 64 का तो मैक्सिमम 36 हो सकता है, 100 से ज़्यादा तो कैसे आएंगे। तो मैंने बोला चलो 50 टोटल करना है, याद है ना, 50 से ज़्यादा नहीं होने देना, आगे की मेन कंडीशन थी। तो मैंने बोला चलिए ठीक है यार 50 टोटल करना है। अब मैं या तो इसका बने उतना ज़्यादा बढ़ाऊँ, ठीक है, बने उतना ज़्यादा बढ़ाता जाऊँ, टोटल 50 नहीं करना। पर 3 स्टूडेंट ने अप्रोच भी किया है, तो मैंने बोला ठीक है चलो ये 39 वाले का मैं मैक्सिमम करूँगा, कहाँ तक जा सकता हूँ देखता हूँ, पर बाकी लोग का मिनिमम करता हूँ। तो मैंने बोला मिनिमम अगर करना है किसी का तो एक तो हो सकता है कि ये वाला 78 वाले को कहीं ना कहीं 15 तो बढ़ाना है, तो ये तीनों का सेट हो जाए, ठीक है, ये 78 वाले को 15 कहीं ना कहीं बढ़ाना है। फिर मैंने सोचा अगर अब 15 तो यहाँ पे हो ही गए, है ना, तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा जो छोटा वाला बहुत बड़ा जंप मार दे तो और भी अच्छा है ना, कि भाई शायद यहाँ तक ही जंप मार दे तो दूसरे वाले को बहुत करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, चलिए ये 64 वाले का मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, 100 बना सकता हूँ, है ना, तो 36 इसका इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतने का रैंक चेंज करना है, फाइन। तो 39 वाला हो सकता है कि 44 लेके आ जाए, तो वो जब 44 लाएगा +5, अब सिर्फ ये दोनों को चेंज करना है ना, समझ में आ रहा है। और 52 वाला अगर 61 लेके आएगा +9, तो ये दोनों भी चेंज हो गए। 39 वाला 44 5, 52 वाला 61 मतलब 9, है ना, तो ये 14 और ये 36, तो हो गया 50।
तो मैंने बोला 36 मैक्सिमम हो सकता है, तो 64 वाले का 36 मैक्सिमम करके इवन सो जा सकता है। फिर मैंने सोचा तो 6 वाले में 36 बढ़ा दूँ तो भी, तो मैंने टिक कर दिया 36। लेकिन ये गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई देखो समझाता हूँ। अब ये मैंने ऐसे ही सोचा, लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा वो बताता हूँ। मैंने ये 36 किया, मेरा ये गलत पड़ा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि 3 स्टूडेंट्स ने ही किया तो 3 स्टूडेंट से ही सबके रैंक चेंज होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी 2 स्टूडेंट से भी हो सकता है। तो उन्होंने एक का और भी मैक्सिमम ट्राई किया। देखिए, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 39 से 93 अगर करे एक स्टूडेंट ही तो सबका हो जाता है। 39 से 93 होता कितना है 54, लेकिन हमें 50 का ही है, तो 4 कहीं ना कहीं 4 मार्क्स का ही हमारे पास वो गैप है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर 4 मार्क्स का गैप है तो यार हम कर सकते हैं, ये 60 वाला अगर 65 लेके आ जाए, ठीक है, ये सब हटा देते एक सेकेंड, अगर मैं सिर्फ ये 60 वाला 65 लेके आ जाऊँ तो इसके +5 तो हो गए, ठीक है, तो ये रैंक तो इन दोनों की तो चेंज हो गई। अब ये पीछे वाले किसी का मैं मैक्सिमम भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे भी उन्होंने शायद कुछ किया था, अभी मुझे उनका आंसर याद नहीं है, मैं ट्रायल एरर करता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा था। उन्होंने ये सोचा था कि किसी 2 से ही हो जाए, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने किस तरह किया था। एक का कुछ मैक्सिमम बढ़ा दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ भाई, एक सेकेंड वापस। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने जो अप्रोच किया वो मैंने बताया, लेकिन गड़बड़ हो गई क्योंकि उन्होंने इससे अच्छा कुछ सोचा था। तो उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा कि एक का ही बहुत अच्छा खासा बढ़ा दे, ठीक है, 50 का हमारे पास है, अगर ये 39 वाला 84 भी अगर लेके आ जाए, है ना, 39 वाला 84 तो कितना हो जाएगा 39 40 45 इसका बढ़ गया, है ना, 45 इसका बढ़ गया, समझ में आ रहा है। लेकिन वो तो नहीं लेके आ सकता कि 92 को फिर ओवरटेक कौन करेगा, तो 80 कुछ तो उन्होंने किया था, अब मुझे भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या किया था उन्होंने। किसी को 92 से तो ज़्यादा जाना पड़ेगा, है ना, तो ही हो पाएगा। अगर मान लो ये 52 वाला 97 भी इवन चला जाए या शायद 96 चला जाए तो ये तो हो जाएगा 52 + 44 किया, है ना, 44, ठीक है, इसका 44 बढ़ा के 96 किया, तो ये तो हो गया। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास सिर्फ 4 है। अच्छा, 39 वाला 45 हो जाए, 44 हो जाए तो इसका 5 हुआ, हाँ यही आई थिंक इन्होंने किया था। 39 वाला 5 बढ़ा के 44 कर दे, ठीक है, तो ये 2 चेंज हो गए। अब 52 वाला सीधा आगे ही चला गया 96 क्यों लिया, 97 क्यों नहीं, क्योंकि 3 को चेंज करना है, टोटल 50, देखिए यहाँ 5 तो आ गया था तो इस पर 44 बढ़ा है तो 49 बढ़ गए। बोला बाकी किसी का भी 1 मार्क बढ़ा हो क्या फ़र्क पड़ेगा, रैंक तो इन दोनों से वैसे भी चेंज हो गई है ना। तो ये सोचना थोड़ा टफ था। हम नॉर्मली क्या करते 3 से ही वो सब रैंक चेंज होनी चाहिए, जबकि ये बोलते 2 से करा दो, 1 का 1 ही मार्क बढ़ा दो क्योंकि 1 का मैक्सिमम करना है। सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट टू थिंक, मैं नहीं सोच पाया था, मैं आपको ये फ्रैंकली बता रहा हूँ। फाइन, तो मेरा ये वाला क्वेश्चन पड़ा था गलत, लेकिन फंडा ये था कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 39 से 44 5 बढ़ गए। अब टोटल 50 है, 5 चले गए, 45 बचे, इसका 44 बढ़ा दो, ये फर्स्ट हो गया। रैंक तो सबके चेंज हो गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सबके चेंज हो गए। अब किसी एक का तो चेंज करना है ना, 1 मार्क उसका बढ़ा देना। तो दिस इज़ हाउ दे अप्रोच दिस क्वेश्चन विच वॉज रियली रिमार्केबल। चलिए लास्ट क्वेश्चन, या इसके बाद भी एक है। एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स अप्रोच लोकेस, तो डेफिनेटली कौन नहीं हो सकता। अगर 2 ही स्टूडेंट ने अप्रोच किया है तो इसमें से कौन नहीं हो सकता। हमें पता है एक तो डी को तो करना ही पड़ेगा अप्रोच, है ना, क्योंकि मिनिमम है, और कौन नहीं हो सकता। तो डी एंड एफ, अगर हम सोचे डी एंड एफ तो डी को हमें ये भी पता है कि ये दोनों का बहुत ही कम है, समझो ये दोनों का बहुत ही कम है, मतलब ये अगर एफ को ओवरटेक करे और ए जाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। सो आंसर ऑब्वियसली ये होगा। जहाँ हमें याद है ना वो मैक्सिमम गैप होता तो मिनिमम हो जाता था डिफरेंस, तो मिनिमम गैप वाला पॉसिबल नहीं है। ये मैंने सीधा समझा कि यार ये 39 वाला मान लो 61 लेके आ जाए तो +22, तो ये सबके तो चेंज हो गए। अब ए को जाके एच को ओवरटेक करने के लिए 64 से 93 29 बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन टोटल तो फिर 51 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ए नहीं जा सकता, है ना। तो पहले क्वेश्चन अगर किया है तो फटाक से ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए। वापस जब गैप मैक्सिमम था तो हमने उसका यूज़ किया था कि उसके ऊपर चला जाए तो वो पूरा गैप कवर नहीं करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ करेगा तो मिनिमम इंक्रीज़ होगा। अब अगर मैक्सिमम इंक्रीज़ कराना है ना, जो पॉसिबल नहीं हो 50 से ज़्यादा,
तो मिनिमम गैप को कवर किया कि कोई यहाँ चला जाए, क्योंकि इतना ही गैप है, उसको कोई वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, आपका मैक्सिमम इंक्रीज होगा। तो वो सिंपल था समझना। लास्ट वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ एफ आफ्टर रीवैल्यूएशन। देखिए मैंने तो यहाँ पे वो किया ही था, अगर आपको याद है ये वाले क्वेश्चन के लिए जो मेरा गलत पड़ा था, मैंने वो 36 बढ़ाया था ना, कि 60 का 36 बढ़ा के 96, तो मेरे लिए तो वही मैक्सिमम था, तो मैंने फटाक से यहाँ पे 96 आंसर टिक कर दिया कि भाई एफ़ का कितना हो सकता है, तो 96, और वो आंसर भी सही बैठ गया। तो मैंने इसके लिए कुछ नया नहीं सोचा था। हाँ, वो वाला क्वेश्चन ज़रूर गलत था, पर एफ़ वाले में तो फिर नई थिंकिंग नहीं करनी पड़ी, फटाफट टिक किया और हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 1 मिनट बचा था जब मैंने ये पूरे सेट्स ख़त्म किए, ठीक है। और आप अगर 3 भी सेट्स कर लो ना यार, 99+ परसेंटाइल आने ही वाले, 3 सेट कर लो। अगर इस लेवल के इजी आ रहे 3 सेट होने चाहिए, बहुत टफ आ रहे तो ऑब्वियसली यू वुड गो फॉर 2 सेट्स, लेकिन उतने टफ नहीं आते। कैट में इतने सेट्स आते कि आप 3 तो कर ही लो, फाइन। और 3 सेट्स करने पे आपके 99+ परसेंटाइल्स बनने ही हैं। फेयर इनफ। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आई होप यू एंजॉयड इट, राइट। देखिए एक और दूसरा वीडियो भी आ रहा है जिसमें क्वांट सेक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। फाइन देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।